नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी और बातें विद मेधा में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विश्व साहित्य के प्रसिद्ध लेखक कारेल चापेक की एक रोचक कहानी, द फॉर्च्यून टेलर। कारेल चापेक चेक गणराज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार थे। उनका जन्म 9 जनवरी 1890 को हुआ था। उस समय चेक गणराज्य ऑस्ट्रिया और हंगेरियन साम्राज्य था। उन्होंने मुख्यतः चेक भाषा में ही लिखा है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह भी मूल रूप से चेक भाषा में लिखी गई थी। इसे बाद में अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था और आज मैं आपके सामने सरल हिंदी अनुवाद में इसकी प्रस्तुति करूंगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी द फॉर्च्यून टेलर, अर्थात भाग्य बताने वाली। जिस किसी में भी थोड़ी सी समझ होगी वह तुरंत समझ जाएगा कि यह घटना हमारे यहाँ फ्रांस या जर्मनी में नहीं हो सकती थी। कारण यह है कि इन देशों में न्यायाधीश कानून की लिखी हुई धाराओं के अनुसार फैसला सुनाते हैं, ना कि अपनी व्यक्तिगत समझ या सूझबूझ के आधार पर। लेकिन ये कहानी एक ऐसे न्यायाधीश की है जिसने कानून की धाराओं से अधिक अपने सामान्य ज्ञान पर भरोसा किया। इसलिए यह घटना इंग्लैंड की है, और अगर थोड़ा और ठीक ठीक कहें तो लंदन की, शायद केंसिंगटन, ब्रॉम्पटन या बेसवाटर का इलाका रहा होगा। कुल मिलाकर वहीं कहीं की। इस कहानी के न्यायाधीश थे माननीय जज केली, और जिन महिला के बारे में उनकी असाधारण समझ की परीक्षा होने वाली थी उसका नाम था मिस एडिथ मायर्स। मिस मायर्स देखने में तो एक सम्मानित महिला थी, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर मैकलेरी को उन पर कुछ शक था। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो डियर, ये मिसेज मायर्स मेरे दिमाग से नहीं निकल रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा कमाती कैसे हैं। जरा सोचो, सर्दियों का मौसम है, फिर भी वह अपनी नौकरानी को एस्पेरेगस जैसी महंगी सब्जी खरीदने भेजती हैं। और मैंने पता लगाया है कि उनके घर हर दिन लगभग 15 लोग आते हैं, कोई सब्जी मंडी का दुकानदार तो कोई बड़ी रईस महिला। मुझे पूरा शक है कि यह सब सिर्फ दिखावा हो सकता है। हो सकता है वह वेश्यावृत्ति, जासूसी या किसी और गैर कानूनी काम में शामिल हो। मुझे पता लगाना ही होगा कि मामला क्या है। उनकी पत्नी श्रीमती मैकलेरी बड़ी हिम्मती महिला थी। उन्होंने तुरंत कहा, यह काम मुझ पे छोड़ दीजिए बॉब। अगले दिन श्रीमती मैकलेरी मिसेज मायर्स के घर जा पहुंची। उन्होंने पहले ही अपनी शादी की अंगूठी उतार दी थी और खुद को इस तरह सजाया था कि वह किसी जवान अविवाहित लड़की जैसी लगे। हालांकि उनकी उम्र पर वह रूप कुछ ज्यादा ही बनावटी लग रहा था। घर की घंटी बजाने के बाद वह घबराई हुई होने का अभिनय करती रही, जब तक कि उन्हें अंदर नहीं बुला लिया गया। मिसेज मायर्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर मुस्कुरा के बोली, बैठो मेरी बच्ची, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। श्रीमती मैकलेरी हकलाते हुए बोली, मैं कल 20 साल की होने वाली हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अच्छा, तुम्हारा नाम? मिसेज मायर्स ने ताश की गड्डी उठाते हुए पूछा और उसे फेंटना शुरू कर दिया। जॉन्स, श्रीमती मैकलेरी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। मेरी प्यारी मिस जॉन्स, मिसेज मायर्स बोली, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं पेशेवर तौर पे ताश देखकर भविष्य नहीं बताती। हाँ, कभी कभी पुराने दोस्तों के कहने पर शौक से ऐसा कर देती हूँ। लेकिन यदि तुम अपने बाएं हाथ से इस गड्ढी को 5 हिस्सों में बांट दो तो। श्रीमती मैकलेरी ने वैसा ही किया। मिसेस मायर्स ने पहला ढेर पलटा। अरे हीरे का पत्ता, इसका मतलब है धन, और यह दिल का गुलाम, यह तो बहुत शुभ संकेत है। फिर क्या होगा? श्रीमती मैकलेरी ने उत्सुकता से पूछा। मिसेस मायर्स ने दूसरा ढेर पलटा। हीरे का गुलाम और पान का 10, इसका अर्थ है यात्रा।
लेकिन अरे, यहाँ चिड़ी भी आ गई। चिड़ी का मतलब होता है कठिनाइयां। हालांकि अंत में दिल की रानी भी है जो शुभ संकेत देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रीमती मैकलेरी ने हैरान बनने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। मिसेस मायर्स तीसरा ढेर पलटते हुए बोली, फिर से हीरे, मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत सारा धन मिलने वाला है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि यात्रा तुम करोगी या तुम्हारा कोई बहुत करीबी व्यक्ति। श्रीमती मैकलेरी बोली, मुझे अपनी मौसी से मिलने साउथहैम्पटन जाना है। नहीं नहीं, मिसेज मायर्स ने सिर हिलाया, यात्रा उससे कहीं अधिक दूर की होगी। मिसेज मायर्स ने चौथा ढेर पलटते हुए कहा, और कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, एक उम्र दराज आदमी। शायद मेरे पिता, श्रीमती मैकलेरी तुरंत बोली। मिसेज मायर्स ने पांचवा और आखिरी ढेर पलटा और उनके चेहरे पे संतोष की मुस्कान फैल गई। लो, अब पूरी तस्वीर साफ हो गई मेरी प्यारी मिस जॉन्स। मैंने अपने जीवन में इतना शुभ संकेत बहुत कम देखा है। 1 साल के भीतर तुम्हारी शादी एक बेहद अमीर नौजवान से होगी। वह करोड़पति होगा, बड़ा व्यापारी होगा, क्योंकि उसके काम में बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। लेकिन शादी से पहले तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक बुजुर्ग सज्जन तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें अपने फैसले पे अडिग रहना होगा। और शादी के बाद तुम इस जगह से बहुत दूर चली जाओगी, संभव है विदेश में बस जाओगी। अब कृपया 1 गिनी फीस दे दीजिए। ये रकम गरीब अफ्रीकी ईसाई मिशनों की सहायता के लिए है। श्रीमती मैकलेरी ने अपना पर्स खोला और 1 पाउंड तथा 1 शिलिंग निकालकर मेज पर रख दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन एक बात पूछ सकती हूँ? अगर मेरी जिंदगी में ये कठिनाइयां ना होती तो क्या फीस कुछ कम हो जाती? मिसेस मायर्स ने हल्की सी नाराजगी से कहा, भाग्य बताने वाले को रिश्वत नहीं दी जा सकती। फिर उन्होंने सहज भाव से पूछा, वैसे तुम्हारे पिता करते क्या हैं? श्रीमती मैकलेरी ने पूरी मासूमियत से झूठ बोला, वे पुलिस विभाग में हैं, गुप्त विभाग के अधिकारी। अच्छा, मिसेस मायर्स बोली। उन्होंने तुरंत ताश की गड्डी से 3 पत्ते निकाले और उन्हें ध्यान से देखा। उनके चेहरे का भाव गंभीर हो गया। यह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी ओर से उनसे कहना कि उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्हें मुझसे मिलने पे जरूर भेजना, मैं उन्हें विस्तार से सब बता दूंगी। स्कॉटलैंड यार्ड के कई अधिकारी मुझसे ताश दिखवाने आते हैं। वे अपनी सारी परेशानियां मुझे बताते हैं। अगर तुम्हारे पिता राजनीतिक विभाग में हैं, मिस्टर जोन्स, तो उनसे कहना मैं उनका इंतजार करूंगी। अच्छा, अब अलविदा मेरी प्यारी मिस जॉन्स। अगला आए। घर लौटने पर इंस्पेक्टर मैकलेरी ने सारी बात सुनी और चिंतित होकर सिर खुजलाने लगे। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, केटी। वह औरत तुम्हारे तथाकथित पिता के बारे में कुछ ज्यादा ही जानने को उत्सुक थी। और एक बात, उसका असली नाम मायर्स नहीं है, उसका नाम मेयर होफ है और वह जर्मनी के ल्यूबेक शहर की रहने वाली है। धत तेरे की, एक जर्मन औरत, उन्होंने झुंझलाकर कहा। अब उसके साथ क्या किया जाए? मुझे पूरा यकीन है कि वह लोगों से ऐसी जानकारियां निकलवा लेती है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस अब मैं उसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करूंगा। और इंस्पेक्टर मैकलेरी ने सचमुच ऐसा ही किया। हैरानी की बात यह थी कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही समय बाद मिसेज मायर्स को अदालत में पेश होने का आदेश मिला। मुकदमे की सुनवाई करने वाले थे माननीय जज केली। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। जज केली ने मिसेज मायर्स की ओर देखते हुए पूछा, तो मिसेज मायर्स, यह ताश देखकर भविष्य बताने का क्या मामला है? बूढ़ी महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इंसान को किसी न किसी तरह अपना गुजारा तो करना ही पड़ता है। मेरी उम्र में तो मैं मंच पर नाच गाना करके पैसे नहीं कमा सकती। जज केली बोले, यह बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ शिकायत आई है।
कि आप ताश का सही अर्थ बताए बिना लोगों से पैसे लेती हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई चॉकलेट के नाम पर मिट्टी की टिकिया बेच दे। अगर लोग 1 गिनी फीस दे रहे हैं तो उन्हें सही भविष्यवाणी मिलने की उम्मीद भी होगी। जरा बताइए, जब आपको ताश पढ़ना ठीक से आता ही नहीं तो आपने खुद को भविष्य बताने वाली क्यों घोषित कर रखा है? मिसेज मायर्स मुस्कुराई। लेकिन लोग शिकायत तो नहीं करते। मैं उन्हें वही बातें बताती हूँ जिन्हें सुनकर उन्हें खुशी मिलती है। अगर कुछ शिलिंग खर्च करके किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो बुरा क्या है? और कभी कभी मेरी बातें सच भी निकलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला ने मुझसे कहा था, मिसेस मायर्स, आज तक किसी ने मुझे इतनी अच्छी सलाह नहीं दी जितनी आपने दी है। वह सेंट जॉन्स वुड में रहती है और अपने पति से तलाक ले रही है। जज ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। लेकिन हमारे पास एक गवाह मौजूद है, श्रीमती मैक्लेरी। आप अदालत को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। श्रीमती मैक्लेरी गवाही देने के लिए आगे आई। उन्होंने कहा, मिसेज मायर्स ने मेरा भविष्य बताया था। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पति बहुत अमीर होगा और हम दोनों विदेश जाकर बसेंगे। जज केली ने तुरंत पूछा, उन्होंने विदेश जाने की बात किस आधार पर कही थी? मिसेज मायर्स ने उत्तर दिया, क्योंकि दूसरे ढेर में पान का 10 निकला था, उसका मतलब यात्रा होता है। जज केली ने मेज पे हाथ मारते हुए कहा, बिल्कुल बकवास। पान का 10 यात्रा नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक होता है। यात्रा का संकेत तो पान का गुलाम देता है, और अगर उसके साथ हीरे का 7 भी हो तभी दूर देश की यात्रा और अच्छे भाग्य का योग बनता है। आप मुझे धोखा नहीं दे सकती मिसेज मायर्स। फिर उन्होंने आगे कहा, और आपने हमारी गवाह से कहा कि 1 साल के भीतर उसकी शादी एक अमीर युवक से होगी, जबकि श्रीमती मैक्लेरी तो पहले से ही शादीशुदा हैं। इनकी शादी पुलिस इंस्पेक्टर मैक्लेरी से 3 साल पहले हो चुकी है और वह एक सम्मानित अधिकारी हैं। अब बताइए, इस झूठी भविष्यवाणी का क्या मतलब था? मिसेज मायर्स बिना घबराए बोली, जनाब, बात दरअसल यह है कि जब ये महिला मेरे पास आई थी तो इन्होंने खुद को किसी कुंवारी लड़की की तरह सजा रखा था। लेकिन मैंने तुरंत देख लिया कि इनके बाएं हाथ का दस्ताना फटा हुआ था। इससे मुझे लगा कि ये उतनी अमीर नहीं है जितनी दिखने की कोशिश कर रही हैं। फिर इन्होंने अपनी उम्र 20 साल बताई, जबकि वास्तव में 24 साल। श्रीमती मैक्लेरी ने तुरंत बीच में टोका। मिसेज मायर्स मुस्कुराई, अच्छा 24 ही सही, लेकिन बात वही है। ये खुद को अविवाहित साबित करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें शादी और एक अमीर दूल्हे की बात सुनना सबसे अच्छा लगेगा। बस मैंने वही कह दिया। और उन कठिनाइयों का क्या? श्रीमती मैक्लेरी ने पूछा। वह बुजुर्ग आदमी और विदेश यात्रा? मिसेज मायर्स ने बिल्कुल शांत स्वर में उत्तर दिया। कुछ और कहने के लिए जब कोई 1 गिनी फीस देता है तो उसे सिर्फ 2-4 बातें बताकर तो नहीं भेजा जा सकता। अदालत में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तब जज केली ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने जितना सुनना था सुन लिया मिसेज मायर्स, अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह ताश देखकर भविष्य बताना सीधी सीधी धोखाधड़ी है। जो व्यक्ति भविष्य बताने का दावा करता है उसे ताश का सही ज्ञान होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ताश की व्याख्या को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन पान का 10 कभी भी, और मैं दोहराता हूँ कभी भी, यात्रा का संकेत नहीं देता। इसलिए मैं आप पर 50 पाउंड का जुर्माना लगाता हूँ। जैसे कोई दुकानदार अपने माल का गलत विवरण देकर ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता, वैसे ही आप भी लोगों को गलत भविष्यवाणी देकर के पैसे नहीं ले सकते। हाँ, आपके ऊपर जासूसी करने का भी संदेह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप स्वयं यह बात स्वीकार करेंगी। मिसेस मायर्स ने तुरंत कहा, भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ कि। लेकिन जज केली ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। रहने दीजिए, उस मामले को फिलहाल अलग रखते हैं। लेकिन आप एक विदेशी नागरिक हैं
और आपके पास कोई उचित रोजगार भी नहीं है, इसलिए मैं पुलिस अधिकारियों को आदेश देता हूँ कि आपको इस देश से निष्कासित कर दिया जाए। अलविदा मिसेस मायर्स और श्रीमती मैक्लेरी, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मिसेस मायर्स, झूठा भविष्य बताकर लोगों को धोखा देना अनैतिक और बेईमानी का काम है। मुझे आशा है इस सजा से आपको सबक मिलेगा। करीब 1 साल बाद एक दिन जज कैली की मुलाकात पुलिस अधीक्षक मैक्लेरी से हुई। जज ने मुस्कुरा के कहा, मौसम कितना सुहावना है। हाँ, वैसे आपकी पत्नी कैसी है? ये सुनते ही मैक्लेरी का चेहरा उतर गया। कुछ झिझकते हुए उन्होंने कहा, असल में जज साहब, मेरी पत्नी और मेरा तलाक हो गया। क्या? जज केली आश्चर्य से बोले, सचमुच? वह तो बहुत आकर्षक और समझदार महिला थी। मैक्लेरी ने धीरे स्वर में कहा, यही तो समस्या थी। एक जवान स्टाइलिश आदमी उन पर मोहित हो गया। वह मेलबर्न का कोई बहुत अमीर व्यापारी था, शायद कोई करोड़पति। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बेबसी से हाथ हिला दिया। लेकिन पिछले हफ्ते ही दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। दोस्तों, यह थी कारेल चापक की व्यंग्यपूर्ण कहानी भाग्य बताने वाली, द फॉर्च्यून टेलर। ऊपरी तौर पे ये कहानी एक साधारण फॉर्च्यून टेलर महिला की लगती है, लेकिन इसके भीतर कई गहरे व्यंग छिपे हैं। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हर बात को केवल नियमों और तर्कों से समझा जा सकता है, या कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ भी लेता है जहां संयोग सच से भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। कहानी का सबसे रोचक पहलू इसका अंत है। अदालत ने जिस भविष्यवाणी को झूठ और धोखाधड़ी कह के खारिज कर दिया था, लगभग वही भविष्यवाणी 1 साल बाद में सच साबित हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का अंत आपको कैसा लगा। ऐसे ही विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।